एक गांव में गोपी नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी शादी समर नाम के एक लड़के से हो जाती है। समर अपनी माँ कोकिला के साथ शहर में रहता था, जहाँ एक तरफ समर अपनी गांव की बीवी को देखना भी पसंद नहीं करता है, दूसरी तरफ उसकी माँ कोकिला अपनी बहू गोपी को अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी। एक रोज समर ऑफिस से घर आता है, तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आज तो मैं तुझे ही याद कर रही थी और तू इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से। माँ, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे याद करें और मैं ना हूँ। आप तो जानती ही है कि प्राइवेट नौकरी कैसी होती है, बस उसी के चलते मजबूर रहता हूँ थोड़ा। वैसे आप आज मुझे क्यों याद कर रही थी? कोई काम था क्या? कुछ खास काम नहीं था। बहू जब से शादी करके आई है घर में ही रहती है। तू उसे कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाता? कुछ दिन उसे बाहर घुमा, उसका भी मन लग जाएगा। माँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा है। अभी ऑफिस में ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है और मेरी कंपनी की जिम्मेदारी मुझ पे है। अच्छा, तुझे कंपनी की जिम्मेदारी याद है, लेकिन अपनी माँ और पत्नी की जिम्मेदारी नहीं। अधिकतर तो तू ऑफिस के काम से शहर से बाहर ही रहता है। माँ, मुझे सब याद है, लेकिन आप तो मेरा काम जानती है। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, तो कभी कानपुर। अब गोपी को कहाँ कहाँ साथ लेकर घूमूंगा। यहाँ आपके साथ रहती है तो मुझे चिंता भी नहीं रहती है, ना आपकी ना उसकी। समर और कोकिला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी समर की पत्नी गोपी चाय लेकर आती है और समर को चाय देते हुए कहती है, आप चाय पीकर हाथ में धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। थैंक यू, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सारा काम अपने आप कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई? बहू तो तुझसे इतने अच्छे से बात करती है और एक तू है जो हमेशा उससे अकड़ कर ही बात करता है। मैं सच बोल रही हूँ, तुझे ऐसी प्यार करने वाली पत्नी 7 जन्म तक नहीं मिलेगी। मुझसे यह इसी जन्म में झेली नहीं जा रही। 7 जन्म के बारे में तो मैं सपने में भी ना सोचूं। जी माँ, आप सही कह रही हो। मैं सही कह रही हूँ, इसलिए मैंने इस बार ये सोचा है कि अब तू शहर से बाहर जाएगा तो अपनी पत्नी गोपी को साथ लेकर ही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और अगर गया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं गोपी को नहीं ले जा सकता हूँ, वो वहाँ अकेले नहीं रह पाएगी। अगर तू बहू को नहीं ले गया तो तेरा जाना भी कैंसिल हो जाएगा। बस मुझे जो बोलना था बोल दिया, बात खत्म। अपनी माँ कोकिला की बात सुनकर समर गुस्से से उठकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक रात समर घर की बालकनी में किसी से फोन पर बात करते हुए उससे कहता है, हेलो काम्या बेबी, कैसी हो? समर, मैं ठीक हूँ, पर प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम 10 दिन का बोल कर गए थे और 1 महीना खत्म होने वाला है, तुम अभी तक वापस नहीं आए। तुम ठीक हो ना? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम परेशान मत होना और अपना ध्यान रखना। समर अपनी दूसरी पत्नी काम्या से बात कर रहा था और ये सब उसकी माँ कोकिला सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद कोकिला को बहुत बुरा लगता है। वो उस समय समर को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब समर ऑफिस चला जाता है, तब कोकिला अपनी बहू गोपी से कहती है, गोपी बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बेटे की पसंद बिना जाने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। गोपी को कुछ समझ नहीं आता है। वह बहुत कंफ्यूज हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और आप इतना परेशान क्यों हो? बेटा, समर ने दूसरी शादी कर ली है और वो ऑफिस के काम के लिए शहर से बाहर नहीं जाता था, बल्कि अपनी पत्नी से मिलने जाता था। क्या क्या माँ, ये सब आप क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, ये सब सच है। कल रात मैंने उसे बालकनी में फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तब मुझे पता चला। गोपी को कुछ समझ नहीं आता। वह बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोपी अपने कमरे से नहीं निकलती। कोकिला बहुत डर जाती है और अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। उसके बाद समर कमरे में जाता है और गोपी से कहता है, गोपी, मुझे माफ कर दो। इसमें माँ की कोई गलती नहीं थी।
मैंने अपनी माँ को सच नहीं बताया था और मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया। कभी तुमसे अच्छे से बात तक नहीं करता था। समर जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप सच सच उसका जवाब देना। हाँ गोपी, पूछो। क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो? और प्लीज सच बोलना। समर उदास हो जाता है और उससे बोलता है, नहीं, मैं काम्या से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। देखो समर, मैं गांव से ज़रूर हूँ और शायद तुमने इसलिए मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की और ना ही मुझे तुम देखना पसंद करते थे। पर मैं और लड़कियों की तरह तुम्हें इस रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि नापसंद के रिश्ते में ना तो तुम खुश रह सकती हो और ना ही मैं, और ऐसे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। समर को कुछ समझ नहीं आता है। वो गोपी के मुंह से ये सब बात सुनकर आश्चर्य से उसे देखने लगता है। समर, तुमने गलती तो की है, पर इस गलती को तुम्हें ही सुधारना है। तुमने मेरे साथ उस लड़की के साथ भी गलत किया है, तो मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ और इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहती हूँ। तुम उसे इस घर में ले आओ। गोपी बहू, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? माँ जी, मैं सही कह रही हूँ। आपने पहले भी समर जी से बिना पूछे उनकी शादी करा दी और अब मेरे साथ रहने के लिए मजबूर मत करिए प्लीज़। जिस रिश्ते में मंजूरी नहीं होती वो रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। गोपी, तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझे तलाक दे दोगी? समर जी, जाओ आप अपनी पत्नी को घर ले आओ, मैं उसका स्वागत करूँगी। ये सुनकर समर बहुत खुश हो जाता है और उससे बोलता है, गोपी, जिंदगी में कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ अब उसे ले आओ घर। इसके बाद समर मुंबई जाकर काम्या को घर ले जाता है। गोपी उसका स्वागत बहुत ही प्यार से करवाती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, काम्या, अब तुम्हें इस घर को संभालना है, मेरी माँ का भी ध्यान रखना है। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, कल तुम्हारी पहली रसोई है। जाओ अब जाकर आराम कर लो। काम्या, तुम तो टाइम से उठ गई। चलो अच्छा है, आज तुम्हारी पहली रसोई है, याद है ना? हाँ दीदी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, खाना ही तो बनाना है जो तुम्हें आता है, वो बना लो। बस मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लेना, माँ जी को बहुत पसंद। ठीक है दीदी, मैं बना लूंगी। उसके बाद गोपी काम्या को किचन में ले जाती है। काम्या खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में सारा खाना बन जाता है। सब काम्या के हाथ का बना खाना खाते हैं और उसे शगुन देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गोपी समर को तलाक दे देती है। उसके बाद गोपी उस घर से चली जाती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। दूसरी ओर समर और काम्या भी साथ में खुशी से रहते हैं। अमन अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था, पर अमन अपने दोस्तों में इतना बिजी रहा करता कि वो कई बार तो रात रात भर घर नहीं आता था। अमन की माँ सुनीता अमन को लेकर बहुत परेशान रहा करती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मुझे अमन की बड़ी चिंता होती है। वो अपने दोस्तों यारों में इतना बिजी रहता है कि उसे परिवार की तो कोई चिंता ही नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो सुनीता, पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के को कैसे सीधा किया जाए। देखिए जी, अमन की उम्र हो चुकी है, अब हमें अमन की शादी करवा देनी चाहिए। बीवी आने के बाद अमन खुद ही सुधर जाएगा। बस मुझे अपने घर के लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए। मेरी शर्मा जी से बात हुई थी, उनकी नजर में ज्योति नाम की एक बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। जैसे ही अमन घर आता है उसे बता देना। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब अमन घर आता है तो सुनीता उससे शादी की बात करती है, पर अमन शादी के लिए साफ साफ मना कर देता है। अमन के मना करने के बाद भी सुनीता अमन की एक नहीं सुनती और उसकी शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्योति से करवा देती है। अरे अमन जी, आप बिना कुछ खाए घर से जा रहे हो? अरे खाना तैयार है, पहले कुछ खा लीजिए।
उसके बाद घर से जाना। और हाँ, रात को थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज। क्यों, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। पता नहीं कैसी गवार लड़की मेरे पल्ले पड़ गई। इस तरह से अमन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। ज्योति सुनील की हर बात सुनकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर सुनीता आकर ज्योति से कहती है, बहू उदास क्यों है? अमन तो शुरू से ही ऐसा है, तो बस हिम्मत मत हार। एक दिन अमन तुझे अपना लेगा, मेरा दिल कहता है बेटा। आज वो घर जल्दी आएगा। भले ही मेरा बेटा घमंडी है, मगर अगर उसे कोई काम बोला जाए तो वो करेगा जरूर। सुनीता की बात को सुनकर अब ज्योति भी इसी आस में रहती है कि एक दिन उसका पति उसे अपना लेगा, पर ऐसा नहीं होता। देखते ही देखते शादी को 2 महीने बीत जाते हैं, पर आज भी अमन ज्योति से दूर दूर ही रहा करता। माँ जी, मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर आज भी अमन जी मुझसे दूर दूर और नाराज रहते हैं। माँ जी, क्या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या गांव से हूँ, इसलिए तो कहीं अमन जी मुझसे दूर नहीं रहते, या फिर अमन जी किसी और को ही पसंद करते हैं? बहू ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा बेटा अभी जिम्मेदारियों को समझता नहीं है, इसीलिए तुझसे नाराज रहता है। पर तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं अमन से बात करूंगी। एक बार फिर सुनीता ज्योति को गले लगाकर दिलासा देती है। शाम को जैसे ही अमन घर आता है, सुनीता उससे बात करती है और अपनी माँ के कहने पर अब अमन ज्योति के साथ थोड़ी अच्छी बातें करने लगता है। ये सब देखकर ज्योति को बहुत अच्छा लगता है और एक दिन ज्योति अमन से कहती है, अमन जी, कल आपकी छुट्टी है क्या? क्या आप मुझे अपने साथ मूवी दिखाने ले चलेंगे? मैं कभी मूवी देखने नहीं गई हूँ। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो ले जाऊंगा। इतना बोलकर अमन वहाँ से चला जाता है। शाम को ज्योति सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाती है। तभी ज्योति देखती है कि अमन एक कैफे में लड़की के साथ बैठा हुआ था। अमन ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को साथ में देखकर ज्योति को शक होता है और वो कैफे के अंदर जाती है, जहां वो अपने पति की बातें सुनती है। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस गवार औरत से। मैंने उससे थोड़ी बात करना क्या शुरू कर दी, वो तो मेरे सर पर बैठ गई। कहती है कल मूवी देखने चलो। अब उस गवार को कौन समझाए कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। असल में तो कल वो मूवी देखने मैं और तुम चलेंगे। क्यों डार्लिंग? क्या अमन, जब तुम्हें उसके साथ रहना ही नहीं है तो उसे धोखे में रखने का क्या मतलब है? तुम उसे सच सच बोलकर तलाक दे दो ना, ताकि हम दोनों एक हो सके। नहीं कर सकता डार्लिंग ऐसा। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ की जान उस गवार में बसी है। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ बोले वहाँ से घर चली आती है और घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। ये सब देखकर सुनीता को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो ज्योति को घर छोड़कर जाने से रोकने लगती है। तभी वहाँ पर अमन आ जाता है और ये सब देखकर अमन ज्योति से कहता है, आज कौन सा नया नाटक चल रहा है तेरे दिमाग में? अमन जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और मेरे जाते ही आपके सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। आपको भी अब ज्यादा दिनों तक नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप किसी और लड़की के साथ हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। मैं आपका ये काम आसान कर रही हूँ और आपको छोड़कर जा रही हूँ। बेटा, बहू ये सब क्या कह रही है? माँ ज्योति जो कुछ कह रही है सब कुछ सच कह रही है। मैं अपनी काजल को नहीं छोड़ सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस गवार से शादी नहीं करनी, पर आपने मेरी नहीं सुनी और मेरी शादी जबरदस्ती इस गवार से करवा दी। पर आज एक अच्छी बात हुई, इसे मेरे धोखे का पता चल गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ ज्योति जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए ताकि मैं अपनी काजल से शादी कर सकूँ, उसे आपकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊँ। इस तरह से अमन ज्योति को घर से जाने देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन काजल से शादी कर लेता है। पर काजल से शादी करने के बाद एक भी दिन खुशी से नहीं रहता, क्योंकि काजल काफी पढ़ी लिखी और एक मॉडल लड़की थी, इसीलिए उसका घमंड भी काफी ज्यादा था। वो अमन और उसके परिवार को कुछ नहीं समझती थी। और ऐसे ही एक दिन, काजल, ये सब कुछ क्या है? तुम्हारे होते हुए मेरी माँ घर का काम कर रही है। अगर तुम्हारी माँ अपने घर में काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? यह सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो?
तुम्हारे रहते हुए मेरी माँ काम कर रही है, इसीलिए सुना रहा हूँ, क्योंकि इस घर की बहू तुम हो। ज्योति ने कभी मेरी माँ को कोई काम नहीं करने दिया और मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर तुम तो हर समय मेकअप में चूर रहती हो। अब तो तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं काजल। मिस्टर अमन, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो इस घर में काम करूँगी, समझे? दूसरी बात, मेरी जिम्मेदारी मेरी मॉडलिंग है, ना कि तुम्हारे घर की साफ सफाई। इसीलिए आइंदा से मुझसे जब भी बात करोगे तो अपनी औकात याद रखकर बात करना, समझे? तुम जैसे इंसान को अपनी बीवी की तो कदर रही नहीं, उसे धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, तो तुम मेरी क्या ही कदर करोगे? क्या गारंटी है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जा रही हूँ हमेशा के लिए यहाँ से। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है और अमन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अमन फैसला लेता है कि वो काजल से तलाक लेगा और ज्योति से माफी मांगेगा। अब बहुत जल्द अमन काजल को तलाक दे देता है और ज्योति से माफी मांग लेता है। ज्योति, अपने इस धोखेबाज पति को माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे समझ आ चुका है, और अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं कैसे यकीन करूं आपकी बातों पर कि आप मुझे फिर से धोखा नहीं देंगे? बहू, अगर तुझे अमन की बातों पर यकीन नहीं है तो मेरी बातों पे यकीन कर। मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, अगर अमन ने ये गलती दोबारा से दोहराई तो तू अमन और हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना, कभी मुड़ के मत देखना। बस बहू, मेरे कहने पर मेरे इस नालायक बेटे को एक मौका दे दे। अपनी सास के कहने पर ज्योति अपने धोखेबाज पति को एक मौका और देती है, जिसके बाद अमन अपनी वाइफ ज्योति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और उसका ध्यान भी रखता है। फिर अमन कभी भी ज्योति को धोखा नहीं देता। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।